हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी कच्ची उम्र का प्यार भाग 12। घर आने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर आरामदायक कपड़ों में बेड पर बैठकर लेटर को खोलने से पहले किस किया और खोलना पढ़ना शुरू किया। सच बताओ, हमें उम्मीद थी कि आप कभी न कभी जरूर मिलोगे और मैं इंतजार भी करती थी। जब भी मैं कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर होती या कभी एग्जाम देने जाती तो यही सोचती कि आप मिल जाओ। और इस दिन आपको एग्जाम हॉल में देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा लग रहा मेरी जिंदगी जिसमें घोर अंधेरा छा गया है, आप एक उम्मीद की किरण हो। पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन सच बताऊं तो मेरे दिल में आपकी अभी भी वही जगह है जो पहले थी। अब मैं आपसे दूर होने के बाद की अपनी सारी कहानी आपको बताती हूँ। उस दिन अपने रूम से घर जाने के बाद भैया ने घर में काफी बेइज्जती की। मेरा मोबाइल हमसे ले लिया गया और कोचिंग कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। आप तो जानते ही हैं मैं पढ़ाई में कितनी कमजोर थी, ऊपर से कॉलेज और कोचिंग छूट गया और आपसे दूर भी हो गई और पढ़ाई से मेरा मन बिल्कुल हट गया। मैं कैसे जी रही थी मुझे ही पता है, बहुत मुश्किल था। फाइनल एग्जाम तो मैंने दिया, लेकिन कोर्स पूरा न कर पाने के कारण मैं फेल हो गई। वहाँ दोबारा एडमिशन भी नहीं हो पाया क्योंकि पापा का ट्रांसफर उत्तराखंड में हो गया और सब वहीं शिफ्ट हो गए। उत्तराखंड से ही मैंने इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। सबको मेरी शादी की जल्दी थी और ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में ही बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी गई। हालांकि अब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। इन कठिन वर्षों में ना तो मेरे पास आप थे, न मोबाइल था, न कोई दोस्त। अपनी शादी में मैं अपने दोस्तों को भी बुला नहीं सकी। शादी के कुछ दिन बाद इनके गांव रहकर मैं वाराणसी आ गई। मैं इतनी जल्दी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और न ही मैं इसको एक्सेप्ट कर पा रही थी। फिर भी मैंने अपना धर्म निभा रही थी। अपने इन हालातों से मैं पहले ही बहुत परेशान थी, फिर भी मैं खुद से समझौता कर चुकी थी कि यह मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी परेशानी असीम हो गई। एक दिन मेरा फोन स्विच ऑफ था और मेरे पापा का इनके मोबाइल पर कॉल आया। मैं कभी इनका मोबाइल प्रयोग नहीं करती, न ही मैं उनके मोबाइल पर इतना ध्यान देती थी। लेकिन उस दिन उसके मोबाइल से पापा से बात करने के दौरान व्हाट्सएप पे लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। शायद गलती से वो डेटा ऑफ करना भूल गए थे। कॉल के दौरान उनका ध्यान मोबाइल पे था कि जल्दी से बात खत्म हो और वो मोबाइल ले ले। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने बहाना बनाया कि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, छत पे जाके बात करती हूँ। छत पे जाकर मैंने वो नोटिफिकेशन चेक की। मैं हिल गई। मेरी लाइफ तो पहले ही नर्क बनी हुई थी और अब इनके मोबाइल में किसी लड़की के न्यूड फोटोज, गंदे चैट्स और उससे इनकी प्यार भरी बातें ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। चैट से पता चला कि दोनों अक्सर मिलते भी हैं और वो सब करते हैं जो बेहद आपत्तिजनक था। मैं चैट पढ़ रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। जैसे तैसे मैं खुद को संभालते हुए मैं नीचे आई और कांपते होठों से मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या है? ये सब के सब बाद उनके चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं थी। मोबाइल छीन लिया और कड़क शब्दों में बोले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर, अभी ऑफिस जा रहे हैं। ये सब देखकर, उनकी बातें सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा था। उनके ऑफिस जाने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है और मैंने जहर खाने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी भी दिल के किसी कोने में आपको छुपा कर रखी थी। इस दुनिया से अंतिम विदाई से पहले मैंने अपनी दुनिया का सबसे हसीन शख्स से यानी आपसे एक दफा रूबरू होना चाहती थी। मैं आपके प्रेम पत्र को संभाल कर एक बैग में रखी थी। पत्रों को मैंने अखबार के एक पेपर में लिपेट कर रखा था। एक पत्र को निकालकर मैंने सबसे पहले उसे किस किया और पढ़ना शुरू किया। उस पत्र को पढ़कर मेरे अश्रुधारा और तेज हो गई। हम दोनों का असीम प्रेम, असीम खुशी के ये दुर्दिन मेरी जिंदगी में क्यों आ गए? मेरी आखिरी तमन्ना आपकी बाहों में दम तोड़ने की थी, लेकिन वो पूरा होता कहीं दूर तक नहीं दिख रहा था। पढ़ने के बाद जब मैं पत्र उसको अखबार के पन्ने में लपेट रही थी, तभी मेरी नजर उस अखबार के हेडिंग पर गई जिस पर लिखा था, आरती ने किया जिले का नाम रोशन। हेडिंग पढ़ने के बाद मैंने उस न्यूज को पढ़ना शुरू किया। दरअसल उस न्यूज में एक दूसरे आरती की प्रेरक कहानी, जो शादी के बाद पति और ससुराल वालों के दुर्व्यवहार, मारपीट, दहेज प्रार्थना से पीड़ित थी। पेट में पड़ रहे गर्भ के बावजूद उसे तलाक भी दे दिया गया। इन सब के बाद भी उसका कार्य कर दिखाया जो सबके मिसाल बन गया। इतने कठिन दिनों के समय उसने कुछ ऐसा करने का फैसला लिया जो उसे कुछ सुकून दे सके और वो उसके लिए प्रेरणा बन सके। तलाक और पेट में 4 महीने का भ्रूण होने के बाद भी उसने अपने पति के घर पर ही यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। शुरुआत में गजब का संघर्ष था। बच्चा होने के बाद उसकी देखरेख और घर का सारा काम करने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया। तैयारी में लगभग 2 वर्ष का समय लगा और आखिर उसने यूपीएससी की क्वालिफाई ही नहीं बल्कि महिलाओं की तीसरी रैंक भी प्राप्त की। उस आरती के संघर्ष की कहानी पढ़कर मेरे सोचने का तरीका बदल गया। मैंने सोचा, एक आरती जो हमसे कहीं 100 गुना ज्यादा बुरी स्थिति में थी, फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष की एक बेहतरीन मिसाल पेश की, और एक मैं जो संघर्ष से भाग रही हूँ। नाम ही एक है दोनों का, लेकिन काम में इतना पीछे क्यों? उस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने खुदकुशी का विचार त्याग दिया। अब मैंने संघर्ष करने का फैसला लिया। मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी यूपीएससी
की तैयारी करनी और मुझे विजय से तलाक भी ले ली है। लेकिन मैंने दिमाग से काम लिया। मैं तलाक लेकर पापा पर आर्थिक बोझ नहीं देना चाहती थी, इसलिए इन सब बातें मैंने घर पर नहीं बताई। मैंने सोच लिया कि IAS बनने के बाद विजय को तलाक दूंगी। इस बीच मैंने समझदारी से काम लेना उचित समझा। मैंने फिर उनसे कुछ बात नहीं की। कुछ दिनों बाद मैंने उनसे कहा, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप सच में उन्हें प्यार करते हैं तो करिए, बस मुझे एक सपोर्ट कर दीजिए। मुझे पढ़ना है और पढ़ाई में मुझे कोई ऐतराज नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच एक डील तय हुआ कि मैं उन्हें रोको टोकूंगी नहीं, जिसके एवज में वो हमें पढ़ने से मना नहीं करेंगे। इसके बाद जब भी वो मेरे बदन को छूते थे मुझे अजीब सा डर लगता था। मैं इन सब बातों से जल्दी से निजात पाना चाहती हूँ। ये सब के बाद मैंने पूरी एहतियाती बरती ताकि मैं गर्भवती न हो पाऊँ, क्योंकि IAS बनने से पहले मैं कोई बच्चा नहीं चाहती और खासकर उस व्यक्ति का अंश अपनी कोख में बिल्कुल नहीं पालना चाहती जिसमें प्यार नहीं करती। इस मामले में ईश्वर अभी तक मेरे साथ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब क्या हो, क्योंकि वो अक्सर रात में वो पी कर आते हैं और ऐसे में खुद को बचा पाना बेहद मुश्किल है। मैं संघर्ष कर रही हूँ लेकिन बीच बीच में टूट जाती हूँ। आपकी सख्त जरूरत मुझे महसूस होती है। आपको बहुत मिस करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये जानकर भी अच्छा लगा कि आप भी वाराणसी में ही रहते हैं और UPSC की एग्जाम की तैयारी करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हम दोनों का चयन हो जाए। एक और बात, मैं उस मामला थोड़ा स्वार्थी बन रही हूँ। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। आप हमसे कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं और आपको हमसे कोई दूनी बेहतरी मिलेगी। फिर भी मैं अभी भी आपको पाना चाहती हूँ। ये ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं कर सकती, फिर भी आपको बता रही हूँ। पीरियड निकलने का आसार लग रहे हैं और अब वर्तमान में मुझे आपका साथ चाहिए ताकि मैं UPSC के आगे की तैयारी में टूट न जाऊं। फ्री समय में दोपहर के समय आप कॉल करिएगा। क्या आरती अपने पहले पति को छोड़कर शादी करेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था कच्ची उम्र का प्यार भाग 12। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।